प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि तथा शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य के अनेक संघटक हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा कि निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल पदार्थ, सरल पदार्थ। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना ही पाचन कहलाता है, अर्थात डाइजेशन कहलाता है। खाद्य अंतर्ग्रहण के विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधि जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने प्रेक्षण 2.1 में लिखिए। 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि साड़ी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनके जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधि: घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जू, मच्छर, तितली, मक्खी। आहार के प्रकार, आहार की विधि। अद्भुत सत्य: स्टारफिश या तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाली जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। मानव में पाचन: हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं: मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत, बृहदांत्र अर्थात बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, मलाशय अर्थात रेक्टम, और मलद्वार अर्थात गुदा, एनस। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत एवं आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि अर्थात सैलिवरी ग्लैंड, यकृत अर्थात लीवर, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज, पाचक रस डाइजेस्टिव
जूसेस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन रस का निर्माण करती हैं। पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका अर्थात माउथ एंड बकल कैनाल या कैविटी। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। बोझो चित्र 2 में दिखाए गए अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे पीस में टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा इसके कार्य भी भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। क्रियाकलाप 2.2 अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर इसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने अर्थात वेदने और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण 2.5 में लिखिए। दांत के प्रकार: मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइजर। कैनाइन, कैनाइन केवल एक होते हैं, एक साइड में। कैनाइन एंड प्रीमोलर इंसाइजर केवल एक होते हैं। क्या है? ओके, यप 4 इंसाइजर्स हैं। एक साइड का अगर देखें तो इधर 2 इंसाइजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। 2.1, 2.3। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस अर्थात लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाइए। दांत के प्रकार एवं उनके कार्य। दूध के दांत तथा अस्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ही ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी अर्थात परमानेंट टीथ कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं।
और मिठाइयाँ एवं दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख के अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निमोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 5 में देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातून करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करनी चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। क्रियाकलाप 2-3। 2 परख नली लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा उन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 5 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परख नली ए और बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य याद हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, अर्थात टेस्ट बड्स होते हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2-4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं अर्थात टेस्ट बड की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्रियाकलाप 2-4। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे अपनी जीभ बाहर निकाल कर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2 में दिखाए गए विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदें रखिए इस तरह से। अब इस प्रक्रिया को विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2-6 में दिखाए गए प्रत्येक खंड में उस स्वाद का नाम लिखिए तथा जिसका संवेदन उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली अर्थात ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में चला जाता है। चित्र 2 देखिए। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। चित्र 2-7। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे अर्थात वोमिटिंग द्वारा
इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। भोजन ग्रसिका आमाशय। पहेली जानना चाहती है कि वोमिटिंग के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। आमाशय अर्थात स्टमक। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे आकार का आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोलिक एसिड तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करते हैं जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, जिससे पाचक रसों साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। क्षुद्रांत। छोटी आंत लगभग 2.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय अर्थात लीवर एवं पैनक्रियास से स्रावित प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत अर्थात लीवर गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो स्टमक के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह पित्त रस अर्थात बाइल जूस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होती है। इसे पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करती है। पैनक्रियाज हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। पैनक्रियाज जूस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करती है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र से के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसाम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग तक ही होती है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय यह मांसल रचना वाल्व का कार्य करता है जो श्वास नली को ढक देती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है तथा खांसी उठती है।
एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस इंटमार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति न बंद कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह के पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता विहिदांत्र अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। विहिदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है अर्थात रेक्टम में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा एनस द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। निष्कासन अर्थात इजेक्शन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं के देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। जुगाली अर्थात कड़ करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे अपने घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं। यह भाग रुमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय
4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमिनेंट अर्थात जुगाली करने वाले पशु। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल अर्थात कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा इन्हें वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं तथा ऐसे जंतु को रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। भोजन के सेलुलोज को अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं, खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। दस्त अर्थात डायरिया। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबाल कर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक चीनी घोलकर पिलाना चाहिए, इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। पहेली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। पूजो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता है। अमीबा में संरक्षण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धक निकालता रहता है, जिन्हें पादाप कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। इसके पार्ट हैं न्यूक्लियस, और खाद्य कणिकाएं अर्थात फूड पार्टिकल्स,
पादप अर्थात स्यूडोपोडियम। और खाद्य धान्य अर्थात फूड वोकल। इंजेस्टेड वेस्ट विक्षेपित अर्थात इंजेस्टेड वेस्ट। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त करते हैं। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। आपने क्या सीखा? जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल एवं स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इनमें मुख, गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, विहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती हैं, तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय अर्थात सैलरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां विभिन्न है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। इसमें इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड इजेशन। इजेशन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में, कार्बोहाइड्रेट का मुख से माउथ, प्रोटीन का स्टमक तथा प्रारंभ होता है। लीवर द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत्र में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा अर्थात एनस द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं।
गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी अर्थात रूमिनेंट कहलाते हैं। ये पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद पुनः भोजन मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उन्हें चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इनका पाचन खाद्य धानी में होता है। विस्तारित अध्ययन क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं। किसी चिकित्सक से मिलकर निम्न के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। किन परिस्थितियों में किसी रोगी को ग्लूकोज की ड्रिप लगाने की आवश्यकता होती है? रोगी को ग्लूकोज कब तक दिया जाता है? रोगी की अवस्था के अनुसार सुधार में ग्लूकोज का क्या योगदान है? अपनी नोटबुक में इसके उत्तर लिखिए। पता लगाइए कि विटामिन क्या है, उनके बारे में निम्न जानकारी एकत्रित कीजिए। हमारे शरीर में विटामिन की क्या आवश्यकता है? विटामिन प्राप्त करने के लिए हमें किन फलों अथवा सब्जियों का नियमित उपयोग करना चाहिए? अपने द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर इन पृष्ठ की टिप्पणी लिखिए। आप इसके लिए किसी चिकित्सक, डायटीशियन, अपने अध्यापक अथवा किसी अन्य जानकार व्यक्ति अथवा स्रोत की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अपने मित्रों, पड़ोसियों एवं सहपाठियों से दूध के दांत संबंधी आंकड़े एकत्र कीजिए। अपने आंकड़े सारणीबद्ध कीजिए। इसे करने का एक तरीका सारणी में दर्शाया गया है। कम से कम 20 बच्चों के आंकड़े एकत्र कीजिए तथा पता लगाइए कि दूध के दांत गिरने की औसत आयु क्या है। आप इसके लिए अपने मित्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं किसी बकरी के दूध में मिलने वाली वसा की संरचना गाय के दूध की वसा की अपेक्षा सरल होती है, अतः बकरी के दूध का पाचन गाय के दूध की अपेक्षा आसान होता है और भैंस की अपेक्षा गाय के दूध का पाचन आसान होता है।